गुड इवनिंग, मैं मिस्टर वीरेंद्र सिंह। राज कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। 1 मई को फ्री टैलेंट सर्च एग्जाम हुआ था, उसके पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका हम आपके सामने सॉल्यूशन लेके आए। तो आप इस प्रकार से उन सारे क्वेश्चनों को देखिएगा। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा आप ध्यान से। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसद द्वारा संकट काल, यहां पे हर प्रश्न में एक बात हमें पकड़नी है और वही बात है आपका प्रश्न सोल्व करवाएगी। देखिएगा ध्यान से। आपको संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए, किसके द्वारा? पहली बात तो ये समझो कि संसद का अनुमोदन कौन का, संकट काल का जो अनुमोदन होता है वो कौन करती है? तो भारत की संसद। अच्छा, इसको हम पढ़ने से पहले इसकी 2-4 बातें और देखते हैं। हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां हम पढ़ते हैं, और राष्ट्रपति की शक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो एक बार आप उनको देखिएगा। और राष्ट्रपति की शक्तियों को हम अलग अलग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति। कौन सी शक्ति? सामान्यकालीन शक्ति। जैसे इसको यूं समझ सकते हैं, एक तो है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति, यानी जब भारत में सब कुछ सामान्य चल रहा हो तब हमारे राष्ट्रपति के पास में क्या शक्ति होगी, उसको कहते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति। और एक होती है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति। कौन सी कालीन शक्ति? संकटकालीन शक्ति। याद रखना है आपको अच्छी तरह से। और हमारी बात भी चल रही है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? संकटकालीन शक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्ति है ना, इस संकटकालीन शक्ति को हम 3 भागों में एक बार फिर बांट रहे हैं आपके सामने। अच्छा, इसके लिए हम पहला एक आर्टिकल पढ़ते हैं, और वो आर्टिकल पढ़ते हैं 352। फिर एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल आता है 356, और एक आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं 360। अच्छा, ये तीनों आर्टिकल अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। समझिएगा ध्यान से, कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको आप बोलते हो नेशनल इमरजेंसी। याद रखना है। ये आपके सामने कह रहा है प्रेसिडेंट रूल, जिसको आप एक नाम से जान सकते हो राष्ट्रपति शासन, ये भी आप समझिएगा। और तीसरे नंबर की शक्ति है जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, या जिसको आप एक नाम से जान सकते हो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये समझिएगा। अब ये प्रश्न कह रहा है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो कितने दिन के अंदर अंदर, यानी कितने दिन के अंदर अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है। तो याद रखना है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तब उस दिन से 1 माह, या याद रखना है 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर? 1 माह या 30 दिन के अंदर अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है। यहां देखिएगा आपके सामने विकल्प लिखा है 1 माह। अच्छा, 1 माह की जगह यहां यूं भी लिखा आ सकता है 30 दिन, तो भी आपका प्रश्न क्या होगा? सही होगा। इसका मतलब संसद द्वारा संकटकालीन घोषणा का अनुमोदन संसद कितने माह में करती है? तो याद रखना है 30 दिन या 1 माह में। अगर प्रश्न ये आ जाए, इस क्षेत्र से समझिएगा, अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसके अंदर संसद की घोषणा, संसद का अनुमोदन कितने माह में आवश्यक है, तो याद रखना है, यहां आपको याद रखना है कितने माह, 2 माह, या आप इसको लिख सकते हो कितने दिन, 60 दिन भी लिख सकते हो। तो याद रखना है संसद द्वारा संकटकालीन की घोषणा अनुमोदन कितनी अवधि में होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है कितने माह? 1 माह। ये आपके प्रश्न का पहला आंसर है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे प्रश्न सोल्व करने के लिए आपको राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़नी पड़ेगी, और ये तीनों ही राष्ट्रपति की शक्ति आपके सामने। अच्छा, फिर इसकी भी बात कर लेते हैं। यदि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो भी याद रखना है संसद की कितने माह के अंदर स्वीकृति लेनी पड़ेगी? 2 माह या 60 दिन के अंदर अंदर स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो पहला जो प्रश्न है उसका सही आंसर है 1 माह या कितने दिन? 30 दिन। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो जरा आप इस पे ध्यान से देखिएगा। और अब प्रश्न है ये वाला, इसमें लिखा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के लिए, यहां देखिएगा ध्यान से,
आंग्ल भारतीय समुदाय मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, जिसको हम एक नाम से जानते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यहां से समझिएगा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं। और एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं ना, ये दो ही जगह मनोनीत होते हैं, ये भी ध्यान से सुनना है। ये या तो लोकसभा में मनोनीत होते थे या किसमें होते थे, राज्यसभा। अच्छा मेरा प्रश्न से ध्यान से सुनिए, होते थे, इसका मतलब ये एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के सदस्य है ना, अब इनको मनोनीत करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ये भी याद रखना आप अच्छी तरह। अच्छा, लोकसभा में एंग्लो समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, वो हम 2 मिनट में पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक बात और आपको समझाते हैं, और वो बात देखिएगा ध्यान से। हम आपके सामने पहले एक समझाने की कोशिश करते हैं संसद, और संसद को हमने अलग अलग 2 भागों में बांटा है, ये भी आप ध्यान से सुनो। संसद का पहला जो अंग हमने आपके सामने लिखा है वो लिखा है राज्यसभा। क्या लिखा है, राज्यसभा। और संसद का दूसरा अंग जो आपके सामने लिखा है वो हमने लिखा है लोकसभा। कौन सा लिखा है, लोकसभा। अच्छा, एंग्लो इंडियंस हैं कहां पे, ये देखिएगा, कहां पे, ये लोकसभा में। इसका मतलब एंग्लो इंडियंस का संबंध केवल लोकसभा से है, राज्यसभा से नहीं है। फिर भी हम थोड़ा देखते हैं जरा। राज्यसभा में एक आर्टिकल आता है, और वो आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 80। और अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य किसके स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ये भी समझो। ये 12 सदस्य होने चाहिए कला में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ये 12 सदस्य साहित्य में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, ये 12 सदस्य विज्ञान में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और ये 12 सदस्य किसमें स्पेशलिस्ट होने चाहिए, समाज सेवा। इसका मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12, ये याद रखना है। फिर इधर आ जाओ, लोकसभा। लोकसभा में एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल आता है जिसको बोलते हैं 331, ये याद रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा में 300 अनुच्छेद 331 के तहत, याद रखना है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य, 2 सदस्य। और ये 2 सदस्य भी कैसे होंगे, ये 2 सदस्य होंगे एंग्लो इंडियन। कैसे सदस्य होंगे, एंग्लो इंडियन। और ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। इसका मतलब है कि मनोनीत करता था, इसका मतलब अब मनोनीत नहीं करता है। तो देखिएगा, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे उनका एक आर्टिकल था, और वो आर्टिकल था 331। और अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। अच्छा, अगली बात हम ये पढ़ते हैं। पहला तो ये आपको पता ही चल गया कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को कौन मनोनीत करता था, तो भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां। और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 2019 में, और इसके तहत एंग्लो इंडियन जो सदस्यों का आरक्षण था उसे क्या कर दिया गया है, समाप्त। इसका मतलब यह है कि अब भविष्य में कभी भी राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं करेगा। अच्छा, और देखते हैं एक बात कि एंग्लो इंडियन होता क्या है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एंग्लो इंडियन, इसके लिए हम आपके सामने इंडिया का एक कच्चा चित्र बना रहे हैं, और इंडिया से थोड़ा सा दूर एक महाद्वीप बना रहे हैं हम आपको थोड़ा सा, और उसको कहते हैं यूरोप महाद्वीप। इसका मतलब यूरोप महाद्वीप का तो फीमेल, और इंडिया का क्या होने चाहिए, मेल, यानी याद रखना है। और इनसे जो बेटा बेटी पैदा होता है, इनसे जो पुत्र होता है या इनसे जो पुत्री होती है, और वही होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। इसका मतलब एंग्लो इंडियंस का मतलब यह है कि यूरोप और इंडिया का कोई भी एक माता होनी चाहिए, पिता होना चाहिए, और उनसे जो बेटा बेटी पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। ये भी याद रखना है। फिर जरा इसकी हम एक बात और देख लेते हैं। कई बार सवाल ये भी आ जाता है, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन, परिभाषा कहां दी गई है, तो इसकी परिभाषा एक आर्टिकल में दी गई है 366 में। कौन से आर्टिकल में दी गई है, 366 में। जबकि ये याद रखना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता था, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, 331। राज्यसभा में किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता था, तो ये भी याद रखना है आपको,
और वो आर्टिकल है कौन सा, अनुच्छेद 80। और लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत, 331। अच्छा और सुनो, लोकसभा में आपने आर्टिकल लिख लिया 331 के तहत, ऐसे ही राज्यसभा में, ऐसे ही विधानसभा में मनोनीत करता था और उसके लिए आर्टिकल था 331, 333। इसका मतलब अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता था, जिसे मनोनीत करना भी बंद कर दिया है। इस प्रकार से इसको आप याद रखना, एंग्लो इंडियंस केवल, और ये भी याद रखना है, केवल लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा के अलावा विधानसभा में। इसका मतलब एंग्लो इंडियन सदस्य कहां मनोनीत नहीं करते हैं, तो ये भी याद रखना है। एंग्लो इंडियन सदस्य राज्यसभा में मनोनीत नहीं किए जाते थे, ये भी याद रखना है। और उसके अलावा ये विधान परिषद में भी मनोनीत नहीं किए जाते थे। तो कई बार ऐसा सवाल भी आ जाता है कि कहां मनोनीत नहीं किए जाते थे, तो राज्यसभा और विधान परिषद में मनोनीत नहीं किए जाते थे, ये लोकसभा और विधानसभा में। लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता और राज्यसभा में, विधानसभा में कौन करता, राज्यपाल। लोकसभा में अनुच्छेद 333 और विधानसभा में अनुच्छेद 333 और लोकसभा में अनुच्छेद 331। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये देखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम एक नाम से जानते हैं लोक लेखा समिति। क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां पेश करती है, ये भी समझिएगा ध्यान से। तो लोक लेखा समिति, पहले लोक लेखा समिति से कुछ बातें देख लेते हैं। अपने यहां एक एक्ट आया जिसको कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, और ये एक्ट आया 1919, और इस एक्ट के तहत पीएसी का गठन किया गया 1921 में। पीएसी का मतलब आप समझ ही रहे हो, यहां पीएसी का मतलब मैं कह रहा हूं पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका गठन, ये भी याद रखना है। अगली बात और देखिएगा, इस पीएसी में कुल सदस्य होते हैं 22। इन 22 में से याद रखना है 15 सदस्य जो होते हैं वो तो होते हैं लोकसभा के। किसके होते हैं, लोकसभा के। और इनमें से 7 सदस्य ऐसे होते हैं जो किसके होते हैं, राज्यसभा के। और टोटल कितने सदस्य हो गए, 22। तो आपसे कोई पूछे लोक लेखा समिति कौन से एक्ट में आई थी, तो 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, और इसको हम पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति, इसका गठन हुआ था 1921 में। यह भी याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है, आपसे कभी पूछ लिया जाए पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएसी का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का व्यक्ति होता है। अब विपक्ष का मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी दूसरी पार्टी का व्यक्ति होता है। जैसे वर्तमान में पीएसी के अध्यक्ष का नाम है अधीर रंजन चौधरी। इसको अब देखिएगा, जो वर्तमान में जो पीएसी के जो अध्यक्ष हैं उनको हम बोलते हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से, ये भी याद रखना है, अधीर रंजन चौधरी। जबकि आपको पता है विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है और सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी कौन सी है, बीजेपी। तो ये अधीर रंजन चौधरी जो हैं, इनका संबंध याद रखना है कौन सी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। फिर जरा आइएगा इधर, ये कह रहा है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहां पे पेश करती है लोक लेखा समिति, तो याद रखना है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां पे पेश करती है, लोकसभा में। ये भी याद रखना आपको अच्छी तरह से। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ, 1921 में। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के। पीएससी का अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी पार्टी का होता है, रूलिंग पार्टी का नहीं होता है, अपोजिशन पार्टी का होता है, जो विपक्ष में पार्टी काम करती है। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखना। अच्छा, उसके अलावा हम आपको एक बात और भी बता देते हैं, जरा ध्यान से। इसका अध्यक्ष जो होता है वो याद रखना है कौन सी पार्टी का होता है, विपक्षी पार्टी का होता है। और सुनिएगा, कई बार सवाल यूं भी आ जाता है, पीएसी कमेटी जो बनती है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष का। यानी हर साल ऐसा आता है जब पब्लिक अकाउंट कमेटी या पीएससी का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इससे पहले की बात हम आपको थोड़ा सा और बताएं तो देखिएगा, अपने यहां एक संस्था काम करती है जिसको बोलते हैं सीएजी, और जिसको आम तौर पे हम बोलते हैं कैग, जिसको हम बोलते हैं कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ना, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजती है किसके पास,
पीएसी, और पीएसी फिर अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजती है कहां पे, लोकसभा में। ये भी आप अच्छी तरह याद रखना है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां पे पेश करती है, लोकसभा में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22, 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा के और 7 किसके होते हैं, राज्यसभा। पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है विपक्ष का होता है। वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के। और पीएसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। चलो अब हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न यहां देखिएगा आप ध्यान से। अच्छा, इसमें एक प्रश्न को, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। इस प्रश्न में यह लिखा है कि नए राज्यों का गठन की शक्ति किसके पास है, यानी जो न्यू स्टेट बनेंगे ना, नए स्टेट बनाने का राइट किसके पास है, कौन है वो संस्था जो नए राज्यों का गठन करती है। तो इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा इधर आइए। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग पढ़ते हैं, और वो भाग पढ़ते हैं फर्स्ट, और इस भाग में कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं। जैसे हमने एक आर्टिकल पढ़ना शुरू किया 1 से और 4 तक, 1 से 4 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो भाग 1 में आते हैं। और भाग 1 में जब हम बात करते हैं ना, तो भाग 1 में आर्टिकल आता है, और वो आर्टिकल आता है 3। कौन सा आर्टिकल आता है, 3। अच्छा, हम आर्टिकल 1, 2 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अनुच्छेद 1, 2 की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका संबंध इस प्रश्न से नहीं है। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ये एक बात कहता है कि संसद, क्या, संसद साधारण बहुमत से, कैसे बहुमत से, साधारण बहुमत से, यानी सिंपल मेजोरिटी से, संसद साधारण बहुमत से निम्न कार्य कर सकती है। यानी कौन कौन से कार्य है जो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। अब आपका प्रश्न का आंसर तो निकल गया होगा इसी बात से। ये देखो, नए राज्यों के गठन की प्रोसेस, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, संसद। लेकिन फिर भी देखते हैं कि संसद कौन कौन से काम कर सकती है। तो देखिएगा संसद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट काम करती है। पहले यही लाइन लिख लेते हैं हम, किसी नए राज्य का गठन करना, यानी नए राज्य का गठन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। जैसे एक नया राज्य बना है, और वो राज्य बना है कौन सा, तेलंगाना। ये भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो किसी नए राज्य का गठन करने का अधिकार किसके पास है, संसद। अच्छा, इसमें एक बात और भी लिखी हुई है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। अगर मान लीजिए कोई राज्य है और उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो वो भी संसद करेगी। और संसद कैसे बहुमत से करेगी, साधारण बहुमत से करेगी। जैसे एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं, एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। आजकल इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ओडिशा। इसका मतलब राज्य का नाम भी किसने बदला है, संसद ने। तीसरी बात, हम और भी चलते हैं, तो जरा यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य का गठन करना, या इसमें अगली लाइन लिखी है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना। सीमा में परिवर्तन करने का मतलब होता है या तो किसी राज्य की सीमा को कम करना, या किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना। किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना, परिवर्तन करना। और जरा हम देखते हैं, किसी राज्य का गठन करना, यहां बात, यहां नाम, और यहां सीमा। एक और बात इसमें लिखी हुई है, वो क्या लिखी है वो भी देखिएगा। इसमें लिखा है किसी राज्य की भाषा में परिवर्तन करना। अगर मान लीजिए कोई राज्य है और उसकी भाषा में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसके पास है, तो याद रखना है वो भी संसद के पास है। फिर इसमें एक बात और लिखी हुई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है नए यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार, और नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार भी संसद के पास है। जैसे संसद ने 2019 में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जम्मू कश्मीर, और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया कौन सा, लद्दाख। तो देखिएगा, अब आपके सामने प्रश्न यहां से है, नए राज्य का ये वाला प्रश्न, ये वाला। अच्छा, इसके अलावा प्रश्न कोई सा यहां से भी हो सकता है। प्रश्न ये भी आ सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करेगा, तो भी याद रखना है कौन करेगी, संसद। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद के पास।
किसी राज्य के नाम भाषा में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद के पास, नए राज्य गठन करने का, नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार भी संसद के पास, और किसी नए राज्य का गठन करने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास। तो नए राज्यों के गठन का प्रावधान किसके पास है? संसद के पास। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में एक आर्टिकल आता है 3, उस आर्टिकल में ये सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, और एक बात नोट करते हैं हम। अच्छा, आप एक बात और नोट कीजिए, जब संसद नए केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है तो याद रखना है संसद केंद्र शासित प्रदेशों का विलय भी कर सकती है। संसद केंद्र शासित प्रदेशों का क्या भी कर सकती है? विलय भी कर सकती है। जैसे संसद ने 2020 में केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया, एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और एक केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, उनका विलय भी कर दिया। इसका मतलब ये सारे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन सब का आंसर एक ही आता है, भारत की संसद। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चनों को हमने आपको सॉल्यूशन दिया है। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।